नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। जहां देहरादून में घंटाघर के पास अवैध मजार ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर, देर रात जिला प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली, जहां नोटिस अवधि पहले यहां पर समाप्त हो गई, जिसके बाद ये प्रशासन का बुलडोजर पीला पंजा चलता हुआ देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई जब अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, ताकि किसी तरह का कोई भी विवाद यहां पर खड़ा ना हो। सरकारी जमीन पर बना था अवैध मजार, पहले से ही नोटिस प्रशासन की तरफ से चस्पा किया गया था, जिसके बाद नोटिस की जो अवधि है वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद देर रात ये कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून के तहत हुई है, किसी तरह की कोई कोताही या लापरवाही की तस्वीरें सामने नहीं आई है। अवैध तरीके से मजार बनाया गया था, कब्जा किया था सरकारी जमीन पर, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली। और देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून के सबसे बड़े शहर घंटाघर के पास ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। देर रात जिला प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त कार्रवाई हुई। अगली बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे। बड़ी खबर, सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में कार्यशाला का आयोजन है। नव निर्वाचित के शपथ ग्रहण समारोह में इस दौरान शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर जो है, खास कार्यक्रम का आयोजन जिसमें सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी और एक दिवसीय कार्यशाला है जहां पर सीएम धामी पहुंचेंगे। साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में कार्यशाला का भी आयोजन है, जहां नव निर्वाचित के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहेंगे। अब बात हरिद्वार की करते हैं, जहां 2027 के कुंभ के लिए कुछ धार्मिक संगठनों ने 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि श्री गंगा सभा ने विशेष रूप से हर की पैड़ी और 52 घाटों का जिक्र किया। हालांकि अभी तक कुंभ क्षेत्र आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ, इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि 105 घाट कौन कौन से होने वाले हैं। सीएम धामी की तरफ से इस पर कहा गया है कि सरकार सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत कर रही है और मौजूद नियमों को अध्ययन करने के बाद ही आगे का कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और सभी जो पहले के प्रावधान बने हुए हैं उन प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके आधार पर जैसा सब लोगों का मत बनेगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। बात अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर करेंगे, जो है इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच की मांग पर उत्तराखंड में मचे बवाल के बीच अंकिता भंडारी के माता पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी कुछ मांगे सीएम के समक्ष रखी हैं, जिस पर सीएम धामी ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। साथ ही अब कांग्रेस ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों देरी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी से मिले अंकिता के माता पिता। कांग्रेस बोली, अब सीबीआई जांच में क्या दुविधा। सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया भरोसा। अब क्यों टाल रहे सीबीआई जांच, कांग्रेस ने पूछा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग पर उत्तराखंड में बवाल मचा है। कांग्रेस के साथ ही तमाम संगठन सिटिंग जज की निगरानी में अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर सरकार पर हमलावर हैं। वहीं इस बवाल के बीच अंकिता के माता पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपनी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में सारे संदेह दूर हों, इसके लिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं अंकिता के माता पिता से सीएम की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने सवाल किया है कि अब तो अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अब मामले को टालने की बजाय तत्काल सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। उनसे हमारी बात हो गई है, बहुत उन्होंने जो भी बातें रखी हैं, क्योंकि बड़ा ऐसा प्रकरण था और हम सभी को उसका बहुत कष्ट भी है और सच में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सबका भरम मिटना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी सामर्थ्य नहीं है कि हर संभव प्रयास करने की जो आप बात कर रहे हैं, हर संभव क्या प्रयास करेंगे? 2 लाइन का
आदेश निकालना है कि इसकी विवेचना इस केस को सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई केस चलाएगी और उसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान कोई भी न्यायाधीश महोदय हैं वो करेंगे। 2 लाइन का काम है, क्या उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है? मुख्यमंत्री जी इधर उधर की बात न करें। अभी अभी मुझे पता चला है कि अंकिता भंडारी के माता पिता जी ने लिखित में ये दिया है कि सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय की देखरेख में हो। तो सीधी सीधी बात है, आदेश जारी करें, इधर उधर की बात न करें। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की वीडियो और ऑडियो पोस्टों से उत्तराखंड की सियासत में कोहराम मचा है। इस मामले की एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम संगठन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अंकिता के माता पिता ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी भावनाएं सीएम के सामने रखी हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि अंकिता हत्याकांड की जांच जल्दी ही सीबीआई के सुपुर्द कर जनाक्रोश को शांत किया जाता है या इस मामले पर मचा कोहराम आगे और जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ज्योति अधिकारी को 14 दिन की जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि बड़बोलापन पड़ा ज्योति अधिकारी पर भारी, जहां एसीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। कल शाम ज्योति अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी और अब जेल भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर। बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नैनीताल से बड़ी खबर, ज्योति अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया है। साथ ही बड़बोलापन जो उनका था वो उन्हीं पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर ज्योति अधिकारी को भेज दिया गया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद 11 जनवरी को राज्य बंद की घोषणा हुई है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले की पूरी तरह से सक्रिय है और जांच चल रही है। जहां उनकी तरफ से कहना है कि अगर पीड़ित परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में पीड़ित परिवार से बातचीत की है और इससे के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। जोशी ने लोगों और राजनीतिक दलों से कहा है कि धैर्य रखें, संयम बनाए रखें, क्योंकि न्याय दिलाने की प्रक्रिया जारी है और सरकार आगे कड़ी कार्रवाई करेगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अंकिता भंडारी के माता पिता से कल बातचीत हुई है, उसके कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ घोषणा होगी। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा है कि हम शीघ्र ही कुछ न कुछ उसमें करेंगे। और जहां तक बंद का सवाल है तो लोगों को संयम रखने की आवश्यकता है। सरकार क्योंकि पहले दिन से ही इस केस में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर रहे हैं, सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा है और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। हमें भरोसा है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस केस के मामले में कुछ न कुछ ठोस कदम उठाएंगे, जिससे कि अपराधियों को और कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। अगली खबर, जो उर्मिला सनावर कई दिनों तक छुपने के बाद देहरादून पहुंच गई है। इससे पुलिस उनसे 2 थानों में पूछताछ की गई है, क्योंकि उनके खिलाफ दोनों जगह मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मामला वायरल ऑडियो से जुड़ा हुआ है। उर्मिला ने वही ऑडियो पुलिस को दिया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब ऑडियो की जांच एफएसएल में होगी। लगातार नोटिस दिए गए थे। इसके उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर उपस्थित हुई और विवेचक जो हमारे हैं उनको बयान भी पूरे दर्ज कराए गए। सभी बयानों को निष्पक्षता के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड किया गया है और साथ ही साथ उनसे साक्ष्य भी मांगे गए जो आरोप उनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया या अपने फेसबुक से लगाए गए थे। उनके सारे बयान और जो क्लिप्स थी उसको हमने संरक्षित कर लिया, साथ ही साथ उसको फॉरेंसिक में भेजेंगे। अब जिस पक्ष से बात हो रही थी, जो सेकंड पार्टी है सुरेश राठौर, उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया था, उनको भी बुलाया जा रहा है कि वो स्पष्ट करेंगे उनके पास कोई साक्ष्य है कि सिर्फ मात्र ये एक आपसी बातचीत या अन्य किसी कारणों से किया गया। क्योंकि जो मुकदमा लिखा है उसमें कहीं ना कहीं अंकित किया गया डालने वाला में कि षड्यंत्र के तहत ये किया गया है। तो पुलिस इस एंगल की भी
वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा जोशी ने कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 4-5 बड़े नेताओं के बीच झगड़े की वजह से पार्टी का कामकाज और संगठन कमजोर हो चुका है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। वहीं मथुरा जोशी ने यह भी कहा कि कांग्रेस 2027 के चुनाव की तैयारी सही से नहीं कर रही है। उनका कहना था कि जब तक नेतृत्व साफ नहीं होगा और संगठन मजबूत नहीं हो जाता, तब तक कांग्रेस का असर प्रदेश में नहीं रहेगा। अंदर जिस तरीके की गुटबाजी है, जिस तरीके से संगठन का विस्तार नहीं है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, 4-5 जो बड़े नेता हैं उनकी सिर्फ डोबल है, उससे कांग्रेस 2027 के प्रति गंभीर नहीं दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पहली बार आज 4 साल में प्रभारी महोदया को उत्तराखंड की याद आई है, क्योंकि चूंकि चुनाव भी अब नजदीक हैं, वो पहली बार यहाँ पर आ रही है। 4 साल में एक बार पहले आई थी जब शुरू में बनी थी, उसके बाद ही उनका मैं समझता हूँ दूसरा दौरा होगा। और आज वो आई हैं, देखिए वो कितना इन 5-6 नेताओं को एकजुट रख सकती हैं, क्या संदेश दे सकती हैं, वो उनका अपना प्रयास होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ नया कर पाएगी। और चलिए अब सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रिपेयर्डनेस की 1 दिवसीय कार्यशाला में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। पीए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 1 दिवसीय कार्यशाला है, जहां सीएम धामी की उपस्थिति आप देख रहे हैं और देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यशाला का जब आगाज होगा, तमाम जो गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कार्यशाला में प्रशिक्षण बकायदा दिया जाएगा कि आगे किस तरह से रूपरेखा निर्धारित करनी है। और ऐसे में 1 दिवसीय कार्यशाला है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति है। प्रिपेयर्डनेस की 1 दिवसीय कार्यशाला जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद इसी मंच से सीएम धामी संबोधित भी करेंगे। जो अपनी गतिविधियों से और अपने भ्रमण से पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में लगातार भ्रमण करते रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट इनपुट देते हैं, जिसके आधार पर हम लोग बेहतर निर्णय ले सकते हैं। और हमारे बहुत ही प्रोएक्टिव और हमेशा सोच के काम करने वाले सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद सुमन जी, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधिगण, हमारे विभिन्न राज्य के विभागों के प्रतिनिधिगण, एनसीसी एनएसएस के स्टूडेंट्स और वीसी के माध्यम से ब्लॉक, तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर एवं लाइन डिपार्टमेंट्स के लगभग 150 से ज़्यादा जुड़े हुए अधिकारी और कर्मी और मीडिया के बंधु, आज हमारे एसडीएमए द्वारा जो शीतलहर प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया गया है, वह समय की आवश्यकता भी है और राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बहुत ही सराहनीय पहल। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है और जहाँ भौगोलिक संरचना, ऊंचाई में तीव्र अंतर, दुर्गम क्षेत्र और विषम जलवायु परिस्थितियां आपदाओं की भी जारी किया गया है, तो उसी को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे क्या पुख्ता कदम उठाए जा सकते हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आम जनमानस, देवभूमि वासियों को ना होने पाए। और आपदा प्रबंधन की ये 1 दिवसीय कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति बेहद खास हो जाती है। बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में केंद्रीय विद्यालय खोलने की अब मांग तेजी से बढ़ चुकी है। दरअसल सांसद अनिल बलूनी और राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र भेजा, जहां स्कूल खोलने की मंजूरी मांगी है। अब सांसद बलूनी ने कहा है कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र नियमित रूप से होते हैं और प्रशासनिक कामकाज भी बढ़ रहा है। अगली खबर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति का आदेश 8 जनवरी 2026 को जारी किया। वो अब 9 जनवरी 2026 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंद्र के रिटायर होने के बाद अपना पद ग्रहण करेंगे। उनके नाम की सिफारिश पहले 18 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी।
वहीं उत्तरकाशी के सिंगोट गांव में श्री नागराजा मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति ने स्वरोजगार योजनाओं का सफलता से लाभ उठाया है, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 44 लाख रुपए का ऋण मिलने के बाद समिति ने 34 सदस्य और 14 अन्य लोगों को रोजगार दिया है। गांव में 20 ट्राउट और 6 स्थानीय मछली टैंक स्थापित किए गए हैं, जिनसे सालाना 20 से 22 लाख रुपए का उत्पादन होता है। अब समिति खुद मछली बीज भी तैयार कर रही है और अन्य किसानों को 5 रुपए प्रति बीज उपलब्ध करा रही है। बीज का प्रशिक्षण लेके खुद ही आप कार्य शुरू किया था, जिसमें पिछले वर्ष हमने 3.5 टन का उत्पादन किया था। अभी वर्तमान वर्ष में हमारा 5 टन का टारगेट है, जिस वास्ते में जिसमें हमारी इसमें रेट हमारा 1 क्विंटल का 600 के हिसाब से हमारा 60,000 प्रति वर्ष होता है। सालाना हमारी इनकम 20 से 22 लाख रुपए प्राप्त हो जाती है, जिस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें गांव में यहाँ रोजगार का अवसर। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पुरानी प्रीत गीत अब लॉन्च हो चुका है। आपको बता दें कि श्याम सिंह चौहान ने इस गीत को लिखा है, जहां जौनसार के सुप्रसिद्ध लेखक श्याम सिंह चौहान हैं जिन्होंने इस गीत को लिखा। साथ ही इस गीत में जब आवाज का जिक्र होता है तो नरेंद्र सिंह नेगी, प्रतीक्षा बमराणा ने अपने स्वर दिए हैं। कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार के कलाकारों ने एक साथ एक मंच पर पहली बार काम किया है, पहली बार गीत में एक साथ काम करते हुए नजर आए हैं, जहां नरेंद्र सिंह नेगी, श्वेता मेहरा मुख्य भूमिका में अभिनव चौहान की भी है। ऐसे में अभिनव चौहान, श्वेता मेहरा का शानदार अभिनय इस गीत में देखने को मिला, जहां दर्शकों द्वारा इस गीत को खूब पसंद किया जा रहा है। सालू वर्ष आगली आंदोली आओ मुख बीतिए तू सोया तो आओ मेरे जला भी देखुताऊं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून जिले के विकास कार्य और योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान आपको बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने तमाम विकास कार्य और योजनाओं की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड देखकर संतोष व्यक्त किया है। मंत्री ने कहा कि विधायक भी अधिकारियों के काम से संतुष्ट नजर आए हैं। वहीं वन मंत्री ने जानकारी दी है कि जो फर्जी तरीके से बनाए गए 9,000 आयुष्मान कार्ड बंद किए गए हैं, उसकी जानकारी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को दी गई है। राज्य सरकार की हूँ, थोड़ी सी उधर होना भाई। जिला प्रशासन जिले में 3 तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की योजनाएं जो जिला प्लान के तहत होती हैं, राज्य सेक्टर की योजनाएं जो राज्य सरकार की स्वीकृतियों से होती हैं, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीनों ही स्कीम में क्योंकि आम आदमी जुड़ा होता है इन योजनाओं से, और सरकार का पैसा लेफ्ट ना हो जाए, प्रॉपर टाइम पे इसका उपयोग हो जाए। अगली खबर, जहां भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आरएन देव उनियाल का मसूरी में भव्य स्वागत हुआ। आरएन देव उनियाल ने स्वागत के लिए मसूरी वासी और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर हमेशा मिलता रहा है। आरएन देव उनियाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष भ्रामक बातों से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जनता सब जानती है। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मसूरी जैसे छोटे शहर में एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी सहसंयोजक विधि का रहा हूँ, मैंने प्रदेश में काम किया है, बहुत सालों से मैंने नगर पालिका के चुनावों में, विधायक चुनाव में काम किया है, तो पार्टी ने मेरी कार्यशैली को समझा कि मुझे पद दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो युवाओं पर विश्वास है। जो हम बोलते हैं हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। आप देखेंगे युवाओं को कितने मौके मिल रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो टिकट हो। लक्सर की सालेहा परवीन ने लंढोरा के चमनलाल पीजी कॉलेज से एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 77% अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि पर लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद और पालिका चेयरमैन संजीव नीटू ने उन्हें गुलदस्ता देकर, शॉल देकर सम्मानित किया। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि सालेहा परवीन ने ओबीसी वर्ग से होते हुए माइक्रोबायोलॉजी जैसे कठिन विषय में शानदार अंक हासिल किए हैं, जिससे न केवल उनका बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन हुआ है। I feel truly honorable that I for the gold medalist. ये मैं इसके लिए कामयाब, मैं 24-25 साल से ये मैं कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और
ये मैं सबको जो मैं अवार्ड दे रही हूँ मेरे लिए नहीं है, जो इसने भी मेरे साथ मेहनत की है, सबके लिए गोल्ड मेडल का अवार्ड है। अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में कुमाऊं कमिश्नरों की उपस्थिति देखने को मिली, जिसमें आगे किस तरह से रूपरेखा तैयार करनी है उसको लेकर चर्चा हुई है और इसके साथ ही कुमाऊं कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया। तो कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आगे आने वाले समय के लिए यहां पर जिला विकास प्राधिकरण की जो बोर्ड की ये बैठक है उसमें निर्देश जारी किए गए हैं कि आगे किस तरह से विकास करना है और सरकार की तरफ से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उसको लेकर किस तरह से प्रयास करने हैं। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। अब भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। की तस्वीरें आपको जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई। कुमाऊं के कमिश्नर की उपस्थिति इस बैठक में रही और आगे अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तमाम चीजों से कैसे निपटान करना है और इसके साथ ही आम जनमानस की समस्याओं को सुनना है और उनके समाधान त्वरित किए जाएं, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि कोई भी लापरवाही, कोई भी दुरुपयोग ना हो अपने पद का, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो कुमाऊं कमिश्नर ने बैठक की अध्यक्षता की, जहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की तरफ से जो योजनाएं संचालित की जा रही है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय के लिए भी हर आम जनमानस तक, हल्द्वानी वासियों तक विशेषकर हर लाभ पहुंचे, इसका ध्यान यहां पर दिया जाए। तो जिला विकास प्राधिकरण की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है, जहां पर जिले के विकास को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर गहनता के साथ विचार विमर्श किया गया और इस बैठक में आगे आने वाले समय के लिए रूपरेखा कैसे तैयार की जा सकती है उसको लेकर तैयारी हुई। चलते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त प्रिपेयर्डनेस आपदा के समय में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जैसा अभी मुख्य सचिव महोदय ने भी यहाँ पर बताया। तो उन सभी के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, एक अच्छा समन्वय बने, उस पर भी विचार मंथन होगा। इतना ही नहीं, इस कार्यशाला में हम आपदा सुरक्षित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए एसओपी और विशिष्ट आपदाओं की जानकारी से युक्त आज कैलेंडर भी जारी करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास न केवल हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में, प्रभावी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि शीत ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने में हमें और अधिक सक्षम बनाने का भी माध्यम बनेंगे। साथियों, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम सभी जानते हैं हमें समय समय पर होने वाली अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए प्रत्येक मौसम विभिन्न चुनौतियों को लेकर आता है। आपने देखा इस वर्ष जो वर्ष 2025 बीत गया, उस वर्ष में हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त धराली से शुरू हुई आपदा, उसने निरंतर हम सभी को बहुत जान माल की हानि करी, बड़ा नुकसान किया और अनेक प्रकार से हमारे सामने चुनौतियां पैदा हुई। चाहे 5 अगस्त को धराली में हुई आपदा हो, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में सेना चट्टी में बड़ा जल भराव, मलबा भर गया, उसके बाद या चमोली जनपद का थराली हो, चेपड़ो हो, कुंत्री हो, दुर्मा हो, ऐसे अनेक स्थान, या रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागढ़ का क्षेत्र हो,
जनपद बागेश्वर का कौसारी जैसा सीमांत क्षेत्र हो या पौड़ी जनपद का भरसार और पैठाणी के आसपास का क्षेत्र हो, 37 गांव सहित अनेक गांव इस आपदा की पूरी तरह से चपेट में आए। या हम सब लोगों ने देखा देहरादून में एक बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया और जो लोग काफी आयु के हैं, बड़ा अनुभव उनके जीवन का है, उन्होंने भी शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी आपदा को देखा। इस प्रकार की आपदाओं को हमें सामना करना पड़ता है, हमारे बहुत चुनौतियां हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना भी बहुत कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित प्रयासों से जो आपदा से होने वाले नुकसान हैं उनको काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ आपदा पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करें, क्योंकि मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता है, एक विभाग की सीमित जिम्मेदारी। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।